Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your tutor of English 101. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें मेंशन करना चाहूँगी जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे जो चैनल का नाम है वो VU शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाले तमाम लेक्चर्स आप लोगों को ईजीली रिसीव हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि इस चैनल को क्रिएट करने का हम लोगों का मकसद क्या था, ठीक है। इस चैनल को बेसिकली इसलिए क्रिएट किया गया कि वो तमाम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो कि जॉब होल्डर्स हैं उनको इस चैनल से बेनिफिट हासिल हो सके, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे फ़ायदा उन लोगों को हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है जो आप लोगों के LMS पे लेक्चर्स अपलोड होते हैं वो 45 मिनट्स के होते हैं। तो ये जो लेक्चर आपका ये जो चैनल है इस पर जितनी भी वीडियोस आप लोगों की अपलोड होंगी वो जस्ट 20 to 25 मिनट्स की होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा। टाइम पीरियड आपका कम हो सकता है लेकिन 25 मिनट से ज़्यादा कभी भी कोई भी लेक्चर आपका नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात तो हो गई आप लोगों को क्लियर। और एक और बात मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, ज़रूर बताना चाहूँगी, वो ये है कि इस चैनल को आप लोग देखेंगे तो आपको आपकी जो असाइनमेंट्स होंगी, जो GTP होंगे, जो क्विज़ेज़ होंगे, जो MDP होंगे, ठीक है, उसका सलूशन भी आपको इस चैनल के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने जान ली। एक और बात जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो इंग्लिश 101 है वो मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की होती है, ठीक है। तो आप लोगों को मिड टर्म्स का और फाइनल टर्म्स का कोई आइडिया नहीं होता, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन तमाम स्टूडेंट्स जो कि फ़र्स्ट होते हैं, जो कि न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मिड टर्म हो चाहे वो फाइनल टर्म हो। हम लोग कुछ ट्रिक्स बताते हैं, कुछ टेक्निक्स बताते हैं कि वो बच्चा कैसे पेपर अटैम्प्ट करे, ठीक है। और अभी जो है ना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, वो ये है कि आप लोगों का फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग ये वीडियो लेक्चर सुने और आप लोगों ने अपना फीडबैक मस्ट ड्रॉप करना है, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है और वो गुड न्यूज़ जो है मैं लेक्चर के एंड पर बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो गुड न्यूज़ सुननी है तो आपको ये लेक्चर एंड तक सुनना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। लेसन नंबर 1 है हमारा इंग्लिश 101 का। इट्स अबाउट रीडिंग एंड डिक्शनरी, ठीक है बच्चों। अब रीडिंग क्या होती है एंड डिक्शनरी क्या होती है ये चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। और एक चीज़ आप लोग हमेशा माइंड में रखना, मैं आपको जस्ट वो चीज़ें करवाऊँगी जो कि पेपर्स में आने वाली चीज़ें हैं, जो कि आपके पेपर्स में आ सकती हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, मिड टर्म्स के लिए भी और फाइनल टर्म्स के लिए भी। ओके बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आप नॉर्मली किसी से बात करो, आप किसी से पूछो कि डिक्शनरी क्या है, तो वो आपको क्या बताएंगे कि डिक्शनरी एक ऐसी बुक है। या नॉर्मली अगर मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूँ, या हर बंदे के माइंड में जो डिक्शनरी को लेके कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि डिक्शनरी एक ऐसी बुक होती है जिसमें वर्ड्स एंड मीनिंग होते हैं, राइट। जबकि ये बात गलत है, ठीक है। अब क्या है कि अ डिक्शनरी इज़ अ बुक दैट नॉट ओनली list and records the words of the language, but it also tells you how speakers of the language spell, pronounce, define, explain and use of the word of their language। अब मैं आपको इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। इस डेफिनेशन का मतलब है कि डिक्शनरी एक ऐसी बुक होती है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें एक लिस्ट होती है, इसमें पूरे वर्ड्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ होता है, ठीक है। रिकॉर्ड कैसे होता है, यानी कि इसमें हमें डिक्शनरी हमें बताती है कि जो स्पीकर्स है, जो बोलने वाले हैं, उसकी ज़बान कौन सी है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा डिक्शनरी के थ्रू हमें किस चीज़ का पता चलता है, हमें स्पेलिंग्स का पता चलता है, यानी हमारे स्पेलिंग्स जो होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। यानी हम अपनी स्पेलिंग्स की दुरुस्तगी कर सकते हैं बाय यूजिंग डिक्शनरी। और इसके अलावा प्रोनाउंस लिखा हुआ है। प्रोनाउंस बच्चों कहते हैं कि किसी लफ्ज़ को अदा करना, बोलना, किसी लफ्ज़ को हम कैसे अदा करते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है। डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ द वर्ड। और इसके अलावा हम लोग डिक्शनरी को यूज़ करते हुए क्या चीज़ बता सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि ये जिस लफ्ज़ के बारे में हम सर्च कर रहे हैं ये किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसको क्या समझा जाता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक लफ्ज़ है जिसका मतलब पाकिस्तान में और समझा जाता है, अमेरिका में उसका और मतलब है, तो डिक्शनरी हमें ये भी वाज़ह करेगी कि जिस वर्ड को हम सर्च कर रहे हैं उस वर्ड का बाकी कंट्रीज़ में उसको कैसे लिया जाता है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ तो हो गई आपको क्लियर। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोगों ने ये डेफिनेशन करनी है। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप लोगों ने क्रैम्पिंग नहीं करनी, जिस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। और अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में करना है, ठीक हो गया। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके पेपर में आने वाली है, दैट कैन बी द लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे आ सकता है कि डिक्शनरी को यूज़ करने के कोई से 3, कोई से 5 या कोई से 6 यूजेस लिखें, यानी कि हम डिक्शनरी को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्शनरी हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल यानी कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, नंबर 1 आपके पास है स्पेलिंग्स, नंबर 2 प्रोनाउंसिएशन, देन पार्ट्स ऑफ द स्पीच, ऑरिजिन ऑफ द वर्ड, मीनिंग और एक्सप्लेनेशन, यूजेज और रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड जनरल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये बच्चों हो गए 9 यूजेस हो गए। ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लेने, आपके पेपर में आ सकते हैं, कोई से 5 भी आ सकते हैं, कोई से 3 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, जो आगे एक्सप्लेनेशन है, अब एक्सप्लेनेशन को आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट मेरी वर्डिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और फिर आपने खुद अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अब जैसे कि स्पेलिंग्स हैं, तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना बच्चों, उनको स्पेलिंग्स नहीं आते, वो स्पेलिंग्स में कंफ्यूज होते हैं, तो डिक्शनरी हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्ड है अल्टरनेट, ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ, एक वर्ड है अल्टरनेट। अब किसी बच्चे को स्पेलिंग एक्यूरेट नहीं पता अल्टरनेट के, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो डिक्शनरी यूज़ करेगा और डिक्शनरी उसको बिल्कुल एक्यूरेट स्पेलिंग्स बताएगी। इज़ इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन है बच्चों प्रोनाउंसिएशन में, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं अदा करना, बोलना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम इन प्रोनाउंसिंग द इंग्लिश वर्ड्स, कि स्टूडेंट्स जो होते हैं मोस्टली उन्हें इंग्लिश पढ़ते हुए क्या होती है कि उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो लफ्ज़ उस तरह अदा नहीं कर पाते, सही से नहीं पढ़ पाते। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगी, जैसे उर्दू में होते हैं ना तोड़ जोड़, ठीक है, यानी कि लफ्ज़ को छोटा छोटा तोड़ के लिखा होता है, पीसेस में लिखा होता है। सिमिलरली डिक्शनरी में भी अगर कोई बड़ा वर्ड है, इवन छोटा वर्ड भी है, तो उसको पहले पीसेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा जोड़ के और एक पूरा वर्ड बना देते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, पार्ट्स ऑफ द स्पीच बच्चों क्या है, इस बात का ये मतलब है कि जिस पार्ट के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द स्पीच पता है ना आप लोगों को, नाउन, प्रोनाउन, वो जितने भी होते हैं। ठीक है, तो हमें डिक्शनरी बताती है कि जिस पार्ट ऑफ द स्पीच के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, जिस वर्ड के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, वो कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच है, क्या वो नाउन है, क्या वो प्रोनाउन है, क्या वो वर्ब है, एडवर्ब है, या जो कुछ भी है, व्हाटएवर। ठीक है बच्चों, ओके, नेक्स्ट वन है ऑरिजिन ऑफ द वर्ड। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जो डिक्शनरी होती है वो हमें बताती है द ऑरिजिन एंड डेरिवेशन ऑफ द वर्ड बिफोर इट बिकम इंग्लिश वर्ड, यानी कि एक लफ्ज़ है, ठीक है, एक लफ्ज़ आपके सामने अपीयर हो रहा है, तो उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, वो लफ्ज़ कैसे बना है। ठीक है बच्चों, ये हो गई इसकी ऑरिजिन, इब्तदा, एक वर्ड है उसकी इब्तदा कैसे हुई, तो ये भी हमें डिक्शनरी बताती है। नेक्स्ट है मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स। इसके अलावा हमें डिक्शनरी मीनिंग तो ऑफ कोर्स बताती है बच्चों। एक्सप्लेनेशन की जहाँ तक बात है, तो एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है कि जो भी हम जिस वर्ड के बारे में सर्च करते हैं, क्या होता है कि उसकी हमें वजाहत दी जाती है। ठीक है, उसके यानी कि एक वर्ड के हमें बहुत ज़्यादा मीनिंग्स दिए जाते हैं, और इसके अलावा हमें डेफिनेशन भी बताई जाती है कि जिस वर्ड के बारे में आप सर्च कर रहे हैं उसकी ये तारीफ़ हो सकती है, उसकी ये डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है बच्चों, ओके, नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, ये जो एग्जांपल्स हैं ये आप लोगों ने खुद पढ़नी है और आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, यूजेज रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स। अब इस बात का क्या मतलब है कि आपको डिक्शनरी के थ्रू लेबल्स का भी पता चलता है। लेबल्स का कैसे, जैसे बच्चों आप लोग कह लो कि यू कैन से, जिस तरह एब्रीवेशंस होती है ना एब्रीवेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे PM स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियन, AM स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियन, होते हैं ना। तो सिमिलरली हमें डिक्शनरी को यूज़ करते हुए ऐसे लेबल्स के बारे में भी पता चल सकता है, जैसे कि ब्रिटिश के लिए हम यूज़ करते हैं BR, अमेरिका के लिए हम यूज़ करते हैं AM, सिमिलरली फॉर्मल के लिए यूज़ करेंगे FM, इनफॉर्मल के लिए यूज़ करेंगे INFML। सिमिलरली तो इस बात से क्या वाज़ह हुआ कि हम लोगों को लेबल्स के बारे में भी पता चलता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वन हम लोगों को क्या है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी कि डिक्शनरी को यूज़ करते हुए हमें अल्फाज मुतज़ाद के बारे में पता चलता है। जिस लफ्ज़ के बारे में हम लोग सर्च कर रहे हैं हमें डिक्शनरी बताएगी कि उसका एंटोनिम क्या है, उसका सिनोनिम क्या है। ठीक हो गया, और इसके बाद लिखा हुआ है फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इस बात का मतलब क्या है कि हमें जुमला भी बताएगा कि जिस वर्ड को आप लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जिस वर्ड के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, जिसका मीनिंग आप ढूंढ रहे हैं, उसका जुमला भी बताएगा कि इस वर्ड को आप इस टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ क्लियर।
ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन में अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी आपने लिख देनी है। हमें मीनिंग का पता, यानी कि डिक्शनरी को यूज़ करते हुए हमें मीनिंग का पता चलता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ कोर्स, मीनिंग, स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, ये जितनी चीज़ें मैंने ऊपर मेंशन की हैं वो सारी की सारी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगी, ठीक है। आई होप सो कि ये जितने भी यूजेस मैंने डिक्शनरी के आपको क्लियर किए हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुए, स्टिल किसी भी पॉइंट में इशू है, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में मस्ट कमेंट करना है, मुझे मस्ट फीडबैक देना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, ये देखिए आपके पास है, ये है रेवन एंड द कमिंग ऑफ द डे लाइट, ठीक है, यानी कि गिल रॉबिन्सन एंड डोगलस हिल। अच्छा, ये बच्चों मैं सारी स्टोरी तो नहीं रीड कर ली क्योंकि आप लोगों का जो लेक्चर है वो जस्ट 20 मिनट्स पे बेस्ड होगा, तो मैं जस्ट आपको बता देती हूँ कि स्टोरी में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, ठीक है। ये बेसिकली बर्ड्स की स्टोरी है, ठीक है। तो ठीक है, एक बर्ड होता है जिसका नाम गुल होता है, ठीक है। उसको रिस्पॉन्सिबल किया जाता है, उसको ज़िम्मेदारी दी जाती है डे लाइट की, ठीक है, यानी कि दिन के वक्त की जो रोशनी होती है उसका रखवाला गुल को बनाया जाता है, ठीक है। तो गुल जब ये बात सोचता है, अपना ओहदा ये सोचता है कि मैं जो है वो दिन की रोशनी के लिए ज़िम्मेदार हूँ, तो वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि फ़ख्र महसूस करता है, या फिर क्या करता है कि वो जो है ना कभी भी अपनी पोजीशन नहीं खोना चाहता, अपना मर्तबा नहीं खोना चाहता। फिर क्या होता है कि एक दफ़ा मीटिंग हिल पर मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। वो मीटिंग डिफरेंट बर्ड्स की और एनिमल्स की होती है, ठीक है। तो अब ये जो जितना भी आपको ये टेल में बता रही हूँ ना, ये जो स्टोरी में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी स्टोरी है उसका क्या हुआ है कि ये स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया कि ये सारा का सारा जो सिचुएशन है वो एक अंधेरे में हो रहा है, और इतना अंधेरा था जिस तरह के विंटर्स इवनिंग होती है ना। विंटर्स इवनिंग का क्या मतलब है, जैसे कि सर्दी की सख्त शामें होती हैं, जल्दी अंधेरा हो जाता है और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये जितना भी टेल है, ये जितनी भी स्टोरी है वो किस टाइप की सिचुएशन में हो रही है, कैसा एनवायरनमेंट है कि शदीद अंधेरा है, ठीक है। तो मीटिंग पे सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स आ तो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अब इतना अंधेरा है कि हम लोगों को नहीं लगता कि हम लोग अपने घर तक, यानी अपने घर का आधा सफ़र भी तय कर पाएंगे। इज़ इट क्लियर बच्चों, यहाँ तक स्टोरी क्लियर है आपको? अच्छा, फिर क्या होता है, फिर ऐसे होता है कि इतना ज़्यादा अंधेरा होता है कि फिर रेवन होता है, वो भी एक बर्ड ही होता है, वो कहता है उन लोगों को, उन सारे बर्ड्स को और एनिमल्स को पता होता है कि जो डे लाइट है वो किसके पास है, वो गुल के पास है, और गुल वो उस डे लाइट को एक सीडर बॉक्स में रखते हैं और उस सीडर बॉक्स को अपने विंग्स के नीचे उसने छुपाया हुआ होता है, ठीक है। यहाँ तक बात होगी आपको क्लियर? अच्छा, अब जो रेवन होती है, रेवन को पता होता है कि जो डे लाइट की जो सीडर बॉक्स है, ठीक है, उसमें जो डे लाइट है वो किसके पास है, वो गुल के पास है। तो वो कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि गुल को कांटा चुभे। जस्ट वो अभी ये विश कर ही रही होती है कि इतने में गुल को कांटा चुभ जाता है, ठीक है। तो फिर गुल चलाती है, चीखती है कि मुझे कांटा चुभा है, ठीक है। तो वो किसी को बुलाती है कि कोई यहाँ पर है जो मेरा कांटा निकाले, तो सब कहते हैं बहुत शदीद अंधेरा है तो हम आपका कांटा नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये देखिए, लाइट नेवर सेट गुल, उसे सारे कहते हैं कि तुम रोशनी निकालो, तो गुल एकदम तो नहीं एक्सेप्ट करती कि मैं रोशनी दूंगी, ठीक है। लेकिन बाद में जब उसे ज़्यादा पेन होता है तो वो उस चीज़ पर एग्री कर लेती है, ठीक है। वो सीडर बॉक्स को क्रैक करती है, क्रैक करने के बाद उससे रोशनी निकलती है, और जब रोशनी निकल आती है तो फिर क्या होता है बच्चों, फिर जो है ना रेवन जो है वो कांटा निकालने के बजाय कांटे को और ज़्यादा धकेल देती है ताकि रोशनी ज़्यादा हो और ज़्यादा फैले, ठीक है। फिर फाइनली उसका कांटा तो निकल आता है। ये तो हो गया आपके, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको, स्टोरी के जो बेसिक पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए कि नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नाउ आफ्टर द रीडिंग स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, सेलेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग which best expresses the main idea of the story। अच्छा बच्चों, मेन आइडिया किसको बोलते हैं? मेन आइडिया बोलते हैं टाइटल को, ठीक है। अगर आपने अब ये स्टोरी पढ़ ली है, ठीक है, ये स्टोरी मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है, तो आप इसको कौन सा उन्वान देंगे, कौन सा टाइटल देना पसंद करेंगे? ए है द रिमूवल ऑफ द थॉर्न फ्रॉम द रेवन्स फुट, बी है द मीटिंग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स अपॉन मीटिंग हिल, सी है द रिलीज ऑफ द डे लाइट ओवर द अर्थ, डी है द कैप्चर ऑफ द डे लाइट इन द सीडर बॉक्स, कि सीडर बॉक्स में रोशनी का होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा, बेस्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन, ठीक है, द रिलीज ऑफ द डे लाइट ओवर द अर्थ। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपके पास है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट द टू
एंड फॉल्स। ठीक है, अब नंबर 1 सॉरी जो ए है वो है रेवन्स एंड गुल आर बर्ड्स। क्या रेवन एंड गुल्स जो थे वो दोनों बर्ड्स थे? मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो दोनों बर्ड्स थे, तो ये आपकी जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए जो हो गया वो आपका हो गया ट्रू। ठीक है, गुल एंड रेवन्स आर रिलेटेड, इस बात का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है क्या ये दोनों एक दूसरे से मुखातिब हुए? तो हाँ जी, ये दोनों मुखातिब हुए थे ना जब वो कांटा निकालने वाला इशू हुआ था, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट हो गई ट्रू। नेक्स्ट आपकी सी जो स्टेटमेंट है वो है रेवन फेल्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग कस्टोडियन ऑफ द डे लाइट। कि क्या रेवन को खुशी होती थी, क्या रेवन रखवाली थी जो डे लाइट थी? नो, रेवन तो नहीं थी, वो तो गुल के पास थी, गुल कस्टोडियन थी डे लाइट की। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो आपका हो गया फॉल्स। ठीक है, डी है डे लाइट वॉज केप्ट अंडर अ विंग। कि जो डे लाइट थी उसको विंग के नीचे रखा गया था? नो, डे लाइट को सीडर बॉक्स में रखा गया था, फिर विंग्स, और वो विंग किसके थे? वो गुल के थे। तो ये आपकी जो ऑप्शन नंबर डी हो गई वो हो गई आपकी फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? ई है। अच्छा, रेवन्स पुश्ड अ थॉर्न इनटू द गुल्स फुट। क्या रेवन ने खुद कांटा धकेला था गुल्स की फुट पे? नो। ठीक है, उसने तो जस्ट विश की थी ना, उसने तो नहीं निकला था। तो ऑप्शन जो आपकी ई स्टेटमेंट है वो भी आपकी हो गई फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, एफ जो है वो आपकी क्या स्टेटमेंट है? गुल एट वंस ओपन द बॉक्स फॉर द रेवन टू सी द थॉर्न। क्या गुल ने सिर्फ एक दफ़ा उस बॉक्स को खोला था? नो, ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। जी स्टेटमेंट क्या है? द सन स्लिप आउट ऑफ द बॉक्स। क्या सूरज जो है वो निकला था बॉक्स के अंदर से? जी स्टेटमेंट है, जी बिल्कुल। क्योंकि क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि रोशनी का फैलना, तो उस बॉक्स में से रोशनी फैली थी ना। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट हो गई ट्रू। ओके, एज क्या है? कि गिल रॉबिन्सन इज़ द ऑथर ऑफ द टेल। क्या गिल रॉबिन्सन इस कहानी का ऑथर है? नो, ये स्टेटमेंट आपकी हो गई फॉल्स। ठीक है, कौन है स्टोरी का ऑथर? लेट मी टेल यू। ये देखिए आपके बहुत ज़्यादा फर्स्ट पे स्टोरी के आपको बताया गया है कि हु इज़ द ऑथर। लेट मी टेल यू, जस्ट अ मिनट। ये दोनों थे ना। ठीक है, गिल रॉबिन्सन एंड डगलस हिल बोथ वर द ऑथर ऑफ दिस टेल। ठीक है, नॉट जस्ट ओनली गिल रॉबिन्सन, सिर्फ गिल रॉबिन्सन स्टोरी का ऑथर नहीं था, बल्कि ये दोनों थे, डगलस हिल भी और गिल रॉबिन्सन भी। ठीक है बच्चों, ये बात तो हो गई आपकी क्लियर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, मेंशन करना चाहूँगी, वो ये है कि ये स्टोरी तो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी, और आई होप सो कि आपको समझ भी आई होगी। ठीक है, और आप लोगों ने मुझे इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक मस्त देना है कमेंट्स में। और कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपको लगता हो कि मिसिंग है या आप लोग कंफ्यूज हैं, तो भी आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और एक और बात वो ये है कि ये जो टेल है ना बच्चों, इसका क्या मकसद है? ठीक है, तो इसका मकसद आप लोग को अंडरस्टैंड कर लें। ये जो टेल है ना, इट्स नॉट मीन कि ये आपके पेपर में आएगी, कभी भी ये स्टोरी आपके पेपर्स में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा जो लेसन था, हमारे लेसन का नेम ही रीडिंग एंड डिक्शनरी था, मतलब पढ़ाई करना। तो इस तरह इस टॉपिक का, ये इस टेल या इस कहानी का क्या मकसद था? इस कहानी का ये मकसद था कि ये आपको इस तरह की स्टोरी दी जाएगी। ठीक है, आपके पेपर्स में आ सकती है, लेकिन आपके रीडिंग स्किल इतने पावरफुल होने चाहिए कि आप उस टेल को रीड करिए, उस स्टोरी को पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो उसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आप लोग आंसर्स दे सकें। दैट्स इट। और इसके अलावा मैंने लेक्चर के स्टार्ट में एक बात की थी, दैट वाज अबाउट गुड न्यूज़। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि वो गुड न्यूज़ क्या थी बच्चों। वो गुड न्यूज़ एक्चुअली ये थी कि जिन लोगों को लगता है कि उनकी ग्रामर वीक है, तो भी वो लोग मुझसे कंसर्न कर सकते हैं थ्रू दिस चैनल। ठीक है, तो हमारे चैनल का नाम वीयू शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर शॉर्ट नोट्स, एक्चुअली यू गाइस कैन गेट ग्रामर। ठीक है, ग्रामर रूल्स। आपको एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम है, आपको टेंसेस में प्रॉब्लम है, आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच में प्रॉब्लम है, वट एवर आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू कमेंट्स। और ये थी आप लोगों की गुड न्यूज़, और आई होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। और एक और चीज़ आप लोग माइंड में रखें कि जो स्लाइड्स, जो शॉर्ट नोट्स आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, वो किसी और जगह, किसी और सोर्स से आप लोगों को नहीं मिल सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।